गाइस, कैसे हैं आप सभी। और एक बार फिर से स्वागत है आपका और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के अति महत्वपूर्ण कुछ शब्दों के बारे में। और जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियोस में डिटेल में बात किया, विभिन्न शब्दावलियाँ जो इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत आती हैं और अक्सर जिनको समझने में हमें काफ़ी परेशानी होती है, उनको मैंने सरलता से सरलता पूर्वक आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। और अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए। और ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग और जो अति महत्वपूर्ण शब्द है जिनको समझने में हमें दिक्कत होती है उसको समझने का प्रयत्न यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के ये जो शब्द हैं, आप देख सकते हैं, इन तमाम शब्दों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा शब्द है राजस्व प्राप्तियाँ, अर्थात रिवेन्यू रिसिप्ट। और दोस्तों, यदि हम लोग बात करें, और जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए या फिर किसी भी परिवार या समाज को चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से धन होना चाहिए। अर्थात हम लोग कभी भी किस प्रकार से अपने खर्चे को निकालते हैं, हमारी कुछ इनकम होती है और उसको साथ ही साथ क्या करते हैं, हम लोग खर्च करते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं, अपना खर्च निकालने का कार्य करते हैं। अर्थात कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ, इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार भी क्या निकालती है, बजट। और हर वर्ष बजट लगभग निकाला जाता है और उसके अंतर्गत सरकार बताती है कि हमारी क्या प्राप्तियां हैं और इसके साथ ही साथ हमारा क्या व्यय है। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट, अर्थात रिवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्तियों का मतलब होता है बजट प्राप्तियों के अंतर्गत एक तरफ क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां, और एक तरफ क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां। और राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब भी सरकारें जो हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनके अंतर्गत क्या किया जाता है, हम लोग देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियां वैसी प्राप्तियां होती हैं जिससे कि सरकार की क्या होती है, परिसंपत्तियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है और इसके साथ ही साथ किसी प्रकार से उनके ऊपर देयता नहीं रहती है। इसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई असेट होगा, अर्थात हमारे पास पूंजी होगी, सपोज हमारे पास घर है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से परिसंपत्ति है। क्या उसके लिए हमें किसी प्रकार से किसी को पैसा या ब्याज देना पड़ता है? नहीं। लेकिन जब भी, जैसे कि हम लोग देखें, यदि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, बैंक जो होती है हमें क्या देती है, उसके बदले में ब्याज देती है। तो बैंक के लिए वो क्या हो गया, देयता हो गई, लायबिलिटी हो गई। और हम लोगों ने देखा कि एक मकान है, यदि मेरे पास एक मकान है तो हमारे लिए क्या हो गया, असेट हो गया। इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार जो विभिन्न टैक्स को कलेक्ट करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, क्या उसके लिए सरकार किसी प्रकार से जिम्मेदार रहती है? क्या उसके लिए सरकार को कुछ देना पड़ता है? बजाय इसके कि सरकार विभिन्न टैक्सों के माध्यम से क्या करती है, विभिन्न टैक्सों को कलेक्ट करती है, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे आय पर लगने वाला टैक्स हो, चाहे जीएसटी जैसा टैक्स। और उसमें हम लोग दोस्तों क्या पाते हैं कि इसमें किसी प्रकार से सरकार की संपत्ति में कमी नहीं होती है। और ये जो प्राप्तियां है, राजस्व जो प्राप्ति है, इसके साथ ही साथ ये क्या होता है, बार बार सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। और दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो बजट प्राप्तियों के अंतर्गत एक तरफ राजस्व प्राप्तियां थी और दूसरी तरफ क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, जो असेट है, उसमें कमी आती है और इसके साथ ही साथ सरकार क्या होती है, लायबल होती है, अर्थात लायबिलिटी एक तरह की क्रिएट हो जाती है सरकार के ऊपर। और ये पूंजीगत प्राप्तियां बार बार नहीं होती, अर्थात ये आवर्ती किस्म की प्रकृति की नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, यदि हम लोग देखें तो हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार यदि ऋण लेती है तो उसको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ विभिन्न कार से वो अपने निवेश करने का कार्य करती है, अपनी संपत्तियों का निवेश करने का कार्य करती है। तो इससे क्या होगा, परिसंपत्तियों में कमी आएगी। और हालिया में यदि हम लोग देखें तो किस प्रकार से एलआईसी के माध्यम से सरकार आईपीओ लाने वाली है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की जो हिस्सेदारी एलआईसी में जो होगी वो कम हो जाएगी। और जब एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी दोस्तों यदि कम हो जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार की परिसंपत्तियों में कमी तो आएगी ही। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उस पर लाभांश भी सरकार द्वारा दिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि दूसरे कंपनियों ने, व्यक्तियों ने उसमें निवेश किया है। तो इसके प्रति सरकार क्या होगी, देय होगी, लायबिलिटी सरकार के ऊपर एक तरह से क्रिएट हो जाएगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा राजस्व व्यय,
अर्थात रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय क्या होता है दोस्तों? यदि हम लोग बात करें तो बजट के अंतर्गत प्राप्तियां तो आ गई, इसके साथ ही साथ सरकार खर्चा भी करेगी, तो इसलिए बजट व्यय भी होता है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार द्वारा राजस्व व्यय भी किया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरकार जो है, केंद्र सरकार खास तौर से यदि हम लोग देखें तो उसका क्या एक दायित्व है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है एक वित्तीय संबंध भी होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखें तो राज्य सरकार जो होते हैं उनको अनुदान देना हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को जो कि सरकारी हैं उनको वेतन देना हो। तो इससे क्या होता है कि बार बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ये बार बार सरकार द्वारा ये सारी चीज़ें, ये क्रियाएं की जाती हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। और ये जो किस्म होता है राजस्व व्यय जो होता है, हम लोग देखते हैं कि ये बार बार करना पड़ता है, अर्थात इसकी जो प्रकृति होती है वह आवर्ती होती है, अर्थात ये बार बार करना पड़ता है, चाहे ब्याज का भुगतान हो, चाहे वेतन हो, चाहे राज्य को दिया जाने वाला अनुदान हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकारों को करने पड़ती है। तो ये क्या था हमारा राजस्व व्यय, और इससे सरकार की परिसंपत्तियों में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा पूंजीगत व्यय, और अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय क्या होता है दोस्तों? यदि हम लोग बात करें तो पूंजीगत व्यय, जैसे कि हम लोग नाम से ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इसमें क्या किया जाएगा, कैपिटल लगाया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सरकार यदि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खर्चा करती है, चाहे विद्यालय बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, तो क्या इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। और इसके अंतर्गत हम लोग कहीं ना कहीं पाते हैं कि जब सरकार की परिसंपत्तियों में कमी नहीं आएगी तो सरकार कहीं ना कहीं लायबल भी नहीं है, क्योंकि सरकार यहाँ पर खुद निवेश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, तो सरकार के ऊपर किसी प्रकार की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। और ये बार बार जरूरी नहीं है कि यह बार बार हो, क्योंकि सरकार ने यदि एक बार किसी चीज़ का निर्माण कर दिया तो जरूरी थोड़ी नहीं कि बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया ही जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर राजस्व व्यय जरूर इंक्लूड होगा, अर्थात इसका मेंटेनेंस जरूर किया जाएगा। तो यह था हमारा क्या, जो पूंजीगत व्यय था वह यह होता है कि पूंजीगत व्यय इसको कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वह है राजकोषीय घाटा, अर्थात फिस्कल डेफिसिट। तो दोस्तों यदि बात कर रहे हैं कि राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग पाएंगे कि राजकोषीय घाटा अर्थात फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार है तो कहीं ना कहीं वो खर्चा भी करेगी और सरकार को कुछ पैसों की प्राप्तियां भी होंगी, टैक्स नॉन टैक्स के माध्यम से वो कलेक्ट भी करेगी। तो यहाँ पर सरकार की जो भी टोटल जो व्यय है, चाहे वो पूंजीगत व्यय हो चाहे राजस्व व्यय हो, और इसके साथ ही साथ जो इनकी प्राप्तियां हो, चाहे वो राजस्व प्राप्तियां हो और पूंजीगत प्राप्तियां हो, दोस्तों हम लोग पाएंगे कि सरकार का इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाता है। अर्थात सरकार के पास जितना धन है उससे कई गुना यहाँ पर और कई मात्रा में यहाँ पर क्या होता है, खर्चा हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा कहेंगे। और ये एक नीतिगत तौर पर सरकार के द्वारा नीतिगत तरीके से यह राजकोषीय घाटा होता है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार का घाटा हुआ तो इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं ऋण लेगी, अर्थात राजकोषीय घाटा इक्वल टू हम लोग ऋण के रूप में भी इसको हम लोग कह सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि FRBM एक्ट के माध्यम से 3% से कम राजकोषीय घाटा रखने की बात की गई है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा राजस्व घाटा। जिस प्रकार से राजकोषीय घाटा की दोस्तों हम लोग बात करें उसी प्रकार से राजस्व घाटा भी है, लेकिन राजकोषीय घाटा एक व्यापक संकल्पना है, वो व्यापक पैमाना है, एक स्तर है। लेकिन हम लोग देखें राजस्व घाटा अर्थात रिवेन्यू डेफिसिट, तो दोस्तों हम लोग पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो ये राजस्व की बात कर रहा है, तो राजस्व जो भी हमारी प्राप्तियां हैं और राजस्व व्यय हैं, उन दोनों में ही जब राजस्व व्यय अर्थात सरकार का जो राजस्व व्यय है वह ज़्यादा हो जाता है और राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा प्राइमरी डेफिसिट अर्थात प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है दोस्तों? यदि हम लोग बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट अर्थात यह भी एक प्रकार का घाटा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से प्राइमरी डेफिसिट के अंतर्गत जो फिस्कल डेफिसिट होता है अर्थात राजकोषीय जो घाटा होता है उसको हम लोग जब भी ब्याज से माइनस करते हैं, अर्थात हमारी सरकार कहीं ना कहीं ब्याज भी लेती है, ऋण भी लेती है, तो प्राथमिक घाटा इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस
ब्याज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शब्द की ओर, वो है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा अर्थात इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? यदि हम लोग बात करें तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और जैसा कि हम लोग ने अभी फिजिकल डेफिसिट देखा, रेवेन्यू डेफिसिट देखा, तो हम लोग पाएंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्या होता है, वित्तीय संबंध होता है। क्योंकि केंद्र सरकार हम लोग देखें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे देश में, भारत में, और इसके माध्यम से सरकारों को क्या दिया जाता है, राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। तो जब भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है उनकी सहायता के लिए, अपने राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिए, अर्थात राज्य सरकार का जो घाटा होता है उसकी भरपाई करने के लिए, इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का आपदा आ गया तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। लेकिन इस अनुदान का उपयोग जब भी राज्य सरकार द्वारा अपने राजस्व व्यय को पूरा ना करके बल्कि इसकी बजाय अपनी परिसंपत्तियों को अर्थात अपने असेट्स का निर्माण करने के लिए किया जाता है, और हम लोग पाएंगे कि प्रभावी राजस्व घाटा वह घाटा होता है जिसके अंतर्गत राजस्व घाटा माइनस इक्वल टू सरकार द्वारा अर्थात केंद्र सरकार द्वारा जो भी राजस्व व्यय के लिए पैसा दिया गया था उसका उपयोग ना करके जो भी अनुदान दिया गया केंद्र सरकार द्वारा उसका उपयोग क्या किया गया, परिसंपत्तियों का निर्माण करने में उपयोग किया गया राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ पर राजस्व घाटे में से हम लोग जो भी राज्य सरकार को अनुदान के लिए पैसा दिया गया था जिसने परिसंपत्तियों पर उसको खर्च किया उससे हम लोग माइनस करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा बजट। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि बजट क्या होता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हमारी सरकार है और एक परिवार के समान एक सरकार को भी अपने पूरे के पूरे देश के स्तर पर देश को चलाना होता है। तो इसीलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, एक बजट लेकर चलना पड़ता है, और इसके अंतर्गत सरकार कुछ चीज़ों की प्राप्तियों को दर्शाती है कि हम लोग को कितना प्राप्तियां हुई, अर्थात हम लोग ने कितना कमाया और इसके साथ ही साथ कितना खर्च किया। और बजट जो शब्द है वो हम लोग देखें तो संविधान में इसका नाम नहीं मिलता है, इसके बारे में बताया नहीं गया है, अर्थात बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजाय इसके वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। और बजट के अंतर्गत दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसके साथ ही साथ बजट में प्राप्तियां और व्यय अर्थात कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, व्यय कितना हुआ, यह तो दर्शाया ही जाता है। साथ ही साथ बजट में पहले का भी अनुमान और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में हम लोग कितना खर्चा करेंगे, कितना हमारी इनकम हो सकती है, आय व्यय कितना होगा, पहले कितना हुआ था, ये तमाम चीज़ें बजट के अंतर्गत सरकार के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये था बजट। आखिर बजट क्या होता है, तो हम लोग अगला देखते हैं, वह है हमारा वस्तु एवं सेवा कर। और दोस्तों आप सभी परिचित होंगे कि जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों यह वैसा कर है कि वैसा कर है, और इसको आज यदि हम लोग देखें तो आज के समय में विभिन्न प्रकार के कर जो पहले हुआ करते थे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कर लगाए जाते थे और उसमें विभिन्न दरें होती थी, अलग अलग, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अलग अलग दरों पर टैक्स लगाने का कार्य किया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं कठिनाई आती थी, लोगों को कठिनाई आती थी, प्रशासन को कठिनाई आती थी। तो इसी के अंतर्गत जीएसटी के माध्यम से उन तमाम टैक्सेस को, अर्थात जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अर्थात जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता था, उन तमाम टैक्सेस को एक टैक्स के अंतर्गत कर दिया गया। इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन मुख्यतः प्रमुखतः तमाम जो टैक्स हुआ करते थे वो जीएसटी के दायरे के अंतर्गत लाया गया। जीएसटी जो है वह एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे उनको एक टैक्स के दायरे में लाया गया। और इसके साथ ही साथ यह टैक्स जो है गंतव्य स्थान पर अर्थात सीधा कंज्यूमर पर जाकर इस टैक्स को लगाया जाता है और वहीं से वसूला जाता है। और इसके माध्यम से कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, अर्थात टैक्स पर टैक्स जो लगता चला जाता था वस्तु और सेवाओं पे, उसको खत्म किया गया। ये बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शब्द की ओर, वो है हमारा एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो सरकार द्वारा, हमारी भारत सरकार द्वारा यह
देखें तो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसकी लंबे समय से मांग चली आ रही थी। कृषकों की जो आय है, कृषकों को जो एक समस्या झेलनी पड़ती है, उसको सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे वो मानवीय रूप से हो, तो इससे कहीं ना कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से सरकार ने क्या किया। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है हमारा एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अर्थात हमारी सरकारों द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी हमारी सरकारें हैं उनके द्वारा जो भी कृषकों द्वारा फसल उगाया जाना है, उसकी बुआई की जानी, उससे पहले ही एक मात्रा तय कर दी जाती है कि कितना आपको विभिन्न जो फसल है। और इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि एमएसपी के अंतर्गत 23 फसलों को हमारी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा रखा गया है। और उसमें बुआई से पहले ही सरकार यह तय कर देती है कि आपको इन फसलों के लिए कितना रुपया दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसके लिए आयोग भी बनाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिक जो कमेटी है हमारी भारत सरकार की, वह फाइनल अप्रूवल देती है कि किसी भी जो एमएसपी के अंतर्गत जो फसल है वो उसका कितना हम लोग देंगे, कितना रुपया उसका निर्धारित किया गया है मिनिमम। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो किसानों की स्थिति है और एक प्रकार से प्राकृतिक या मानवीय रूप से कभी भी फसल यदि बर्बाद हो जाते हैं तो उनकी एक सिक्योरिटी बनती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमएसपी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा मूल्य संवर्धन कर अर्थात वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। इसको कहते हैं हम लोग वैट, मूल्य संवर्धन कर। दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी वैट लगाती है, चाहे वो वस्तुएं हों चाहे वो सेवाएं हों। और इसके साथ ही साथ जब वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री कहीं ना कहीं हम लोग देखें इनकी होती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, और ये प्रारंभ से लेकर उत्पादन होने से लेकर और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक लगता है, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग वैल्यू एडिड टैक्स अर्थात वेट के नाम से जानते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वह है हमारा एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम लोग ने जीडीपी के अंतर्गत देखा था कि एक भारत सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका जो भी मौद्रिक मूल्य होगा, उसका जो भी मूल्य होगा, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। लेकिन हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पाद की यदि हम लोग बात करें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? जब भी हम लोग वस्तुएं हों चाहे सेवाएं हों उसका उत्पादन करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग पाएंगे कि उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, वो घिसेगा। सपोज इस पेन का यदि मैं उपयोग कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद ये पेन काम करना बंद कर देगा, इसमें मुझे स्याही डालनी पड़ेगी, इसका निब घिस सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीपी होता है अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है, एनडीपी जो होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है? जीडीपी माइनस हमारा मूल्य ह्रास जो भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा जीएनपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थात जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वह होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसे हम लोग कहते हैं जिसमें कि भारत में तो कमाया ही जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि भारत से कई सारे व्यक्ति और कई हमारे यहाँ के युवा और कई व्यक्ति विदेश में काम करने भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो धन कमाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो विदेशों से जो लोग आते हैं वो हमारे यहाँ भी कमाते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा जो आय होगी राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या होगी? केवल हमारे देश की जो आय होगी वह होगी? नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ से जो भी व्यक्ति जाते हैं, लोग जो जाते हैं, जो विदेश में कमा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो विदेश के लोग कमा रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जो जीडीपी के अंतर्गत जो कमाई हुई वो तो हमारा आय आएगा ही, साथ ही साथ प्लस में जो हमने विदेशों से कमाया और उसके साथ ही साथ जो विदेशियों ने हमारे यहाँ कमाया उसको माइनस करके हम लोग यहाँ पर जीएनपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद को गणना करते हैं, आय को मापते हैं। इसी को हम लोग जीएनपी कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो ये ठीक उसी प्रकार से जैसे एनडीपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोग यदि बात करें तो ना केवल हम लोग देखें तो जब भी हम लोग किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन
करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके साथ ही साथ हमारे जो भारतीय बाहर गए हैं तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग पाएंगे कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जा रहा है उसके लिए हम जो भी वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं उसमें एक समय के बाद कहीं ना कहीं घिसावट आएगी, उसमें कमी आएगी, वो टूट फूट सकता है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग जीएनपी में से जो भी हमारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग की गई वस्तुएं जो होती हैं उसको हम लोग माइनस कर देंगे, अर्थात एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनएनपी। अगला हम लोग देखते हैं वो है हमारा एसडीजी, अर्थात सतत धारणीय विकास। एसडीजी क्या होता है? एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर अवधारणा दी गई, अर्थात सतत धारणीय विकास। हम लोग देखें तो जिन भी चीज़ों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो किसी प्रकार की चीज़ें हो सकती है। खासतौर से यदि हम लोग देखें तो आज के समय में कोयला, पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है जो आने वाले समय में ख़त्म हो सकते हैं, जो कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में, इतनी मात्रा में नहीं है कि आने वाले समय में, भविष्य में हम लोग उसको बचाए रख सकते हैं, बल्कि यदि हम लोग आज उसका सही से उपयोग ना करें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगी। तो सतत धारणीय विकास एक ऐसा विकास होता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का और सेवाओं का इस प्रकार से उपयोग किया जाए, वस्तुओं का इस प्रकार से उपयोग किया जाए जो कि ना केवल अभी हमारी मांग को पूरा कर सके, अभी हम लोग इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, उनको किसी प्रकार की संकट का सामना ना करना पड़े। और यही वैश्विक स्तर पर यूएनडीपी के माध्यम से हम लोग देखें तो यूएन के माध्यम से ये किया गया है। और हम लोग पाएंगे कि इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत गरीबी, भूखमरी और जेंडर इक्वालिटी, अर्थात विभिन्न लोगों के मध्य समानता, स्त्री पुरुष के मध्य समानता, और किसी भी गोल को प्राप्त करना है तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देश मिलकर प्राप्त करें। इन तमाम लक्ष्यों को लेकर यूएनडीपी के माध्यम से, यूएन के माध्यम से ये रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जिसको 2015 से 30 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ना केवल भारत के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर एक साझा प्रयास के माध्यम से। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।